रसिया के बर्फ से भरे पहाड़, जहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे थी, और इन पहाड़ों के बीच एंटर करते हैं 9 हाइकर्स। और ये सभी कोई नॉर्मल हाइकर्स नहीं थे, ये सभी के सभी ट्रेंड प्रोफेशनल हाइकर्स थे। और ऐसे ट्रैक्स ये पहले भी काफ़ी बार कर चुके थे, लेकिन इस बार इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इन सभी हाइकर्स की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। कुछ बॉडीज पैर के नीचे आधी नंगी पड़ी मिली, कुछ की हड्डियां ऐसी टूटी थी जैसे ट्रक से टकरा गए हो, एक लड़की की जीभ गायब थी, और कुछ कपड़े ऐसे थे जिस पे रेडिएशन के ट्रेसेस भी मिले थे। इस घटना की खबर जब बाहर लोगों को पता चली तो सबके होश उड़ गए, और वे सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर उस रात ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने इन सब की ऐसी हालत कर दी। कहानी की शुरुआत होती है 27 जनवरी सन 1959 को, जब टोटल 10 लोगों का एक ग्रुप बस और ट्रेन से सफ़र करते हुए पहाड़ों के पहले जो सबसे आखिरी गांव था जिसका नाम था विजाई, वहां पहुंचते हैं। ये वही जगह थी जहां से ये हाइक करना स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप में टोटल 10 लोग थे, और इस ग्रुप का लीडर था इगोर एलेक्सेविच ड्याटलोव। इस ग्रुप का डेस्टिनेशन था ओटोर्टेन माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न उरल माउंटेन्स में पड़ता है। ये ट्रैक आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि इसे रसिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स में से एक माना जाता है। खैर, ये लोग अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन 28 जनवरी 1959 को इनके एक साथी यूडी यूडिन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। बाकी के ग्रुप मेंबर्स सफ़र जारी रखते हैं। 1 फरवरी सन 1959 को जब ये खोलत सैकल नाम के माउंटेन पे पहुंच चुके थे, जिसे वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से भी जानते थे, तभी अचानक मौसम काफ़ी ख़राब होने लगी। बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, भारी बर्फबारी होने लगी, जिसके वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। इसलिए ग्रुप लीडर दयातलो ने वही टेंट लगाने का निर्णय लिया और मौसम सही होने के बाद आगे ट्रैक करेंगे, ऐसा डिसाइड किया। लेकिन उस रात के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। दिन बीतते गए और आखिरकार वो दिन आया जिस दिन इनका ट्रैक कंप्लीट होना था। और जाने से पहले इन्होंने कहा था कि ट्रैक कंप्लीट होने पर वे टेलीग्राफ के जरिए एक मैसेज भेजेंगे, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई मैसेज नहीं आया था। सभी ने सोचा कि ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है तो हो सकता है लेट हो गया होगा, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई मैसेज नहीं आया तो इनकी फैमिलीज़ काफ़ी परेशान हो गई, और इन्होंने पुलिस और लोकल अथॉरिटीज़ पे प्रेशर डालना शुरू किया। फाइनली पुलिस इनकी बात सुन लेती है और लोकल लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। 26 फरवरी को खोलत सैकल नाम के माउंटेन के स्लोप पर इन्वेस्टिगेटर्स को एक टेंट मिला जो अंदर से कटा हुआ था, क्योंकि टेंट की जो फैब्रिक थी वो बाहर की ओर निकली हुई थी, जिससे पुलिस को कंफर्म हो गया कि टेंट के अंदर जो लोग थे उन्होंने ही टेंट को काटा है। बाकी टेंट के अंदर जो सामान था जैसे शूज, जैकेट्स, फूड वगैरह बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में पड़े हुए थे। खैर, इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है और इन्वेस्टिगेटर्स को आगे कुछ पैरों के निशान दिखते हैं जो जंगल की तरफ जा रही थी। कुछ आगे चलने पर उन्हें 2 डेड बॉडीज पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली, और उन लोगों ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे जो ठंड से बचाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। वहाँ एक छोटी सी बोनफायर भी मिली जो शायद इन लोगों ने ही ठंड से बचने के लिए लगाई थी। थोड़ा आगे चलने पर 3 और डेड बॉडीज मिलती है, और इन लोगों ने भी काफ़ी कम कपड़े पहन रखे थे। इनके फुटप्रिंट्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये ऊपर टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड के कारण इन्होंने बीच में ही दम तोड़ दिया। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेटर्स को 5 बॉडीज ही मिली थी। 4 बॉडीज अभी भी ऐसी थी जिनका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन ठीक 3 महीने बाद चारों बॉडीज एक गड्ढे में पड़ी मिली, और इनकी हालत देखकर इन्वेस्टिगेटर्स के भी पसीने छूट गए। इनमें से एक लड़की की जीभ गायब थी, एक बॉडी की आइज गायब थी, बाकी 2 लोगों के स्कल और चेस्ट के अंदर की जो बोन होती है बुरी तरीके से फ्रैक्चर थी, जैसे किसी ट्रक के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन इनकी बॉडी पे कोई भी बाहरी चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कोई बहुत भारी चीज़ इनके बॉडी पे गिरी हो। इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के ट्रेसेस भी मिले थे, जिसे इन्वेस्टिगेटर्स के भी कान खड़े हुए। पहले 5 बॉडी जो मिली थी उनके मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया था। हाइपोथर्मिया बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी पूरी हीट लूज कर देती है और ठंड के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन आखिरी के 4 बॉडीज मिलने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे इनकी मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई हो। वैसे तो इस घटना के होने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी जाती है। जैसे कुछ लोगों का कहना है इनकी ये हालत यति ने की है, लेकिन अगर इनकी ये हालत यति ने की तो जांच के दौरान कहीं भी यति के फुटप्रिंट्स क्यों नहीं मिले, या कोई और ऐसा एविडेंस क्यों नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इनकी मौत यति की वजह से हुई है। कुछ थ्योरीज कहती है कि इनकी मौत सीक्रेट सोवियत एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई थी, और ऐसा लोगों ने इसलिए कहना शुरू किया क्योंकि कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के ट्रेसेस मिले थे, और इन लोगों का ये भी कहना था कि
कि शायद इन हाइकर्स ने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था और इसलिए रशियन मिलिट्री को इन्हें मारना पड़ा। लेकिन बाद में ये थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि रेडिएशन के ट्रेसेस जिन कपड़ों पर मिले थे उनका नाम था यूरी क्रिवोनिसेंको और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे और वहीं से रेडिएशन के ट्रेसेस इनके कपड़ों पर आ गए थे। तीसरी थ्योरी दी जाती है एवलांच थ्योरी। एवलांच का मतलब होता है बर्फ की बहुत मोटी परत का स्लाइड होकर गिरना। ये थ्योरी कहती है कि उस रात जब ग्रुप के सभी लोग टेंट में थे तभी इन्होंने एवलांच फील किया और जल्दी जल्दी में किसी तरह इन्होंने टेंट काट कर भागने की कोशिश की, लेकिन ये भाग पाते उसके पहले ही एवलांच आई और इनकी मौत हो गई। लेकिन ये थ्योरी भी कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि अगर एवलांच आई तो फिर टेंट कैसे दिख रही थी? टेंट तो बर्फ के नीचे दब जानी चाहिए थी। चलो एक पल को मान भी लेते हैं कि हो सकता है टेंट नीचे नहीं दबी होगी, लेकिन फुटप्रिंट्स बिल्कुल सही सलामत कैसे थी? क्योंकि अगर एवलांच आई होती तो ऐसा सवाल ही नहीं है कि फुटप्रिंट्स बच जाए। इस तरह के ना जाने कितनी थ्योरीज लोग देते हैं, लेकिन कोई भी आज तक ये प्रूव नहीं कर पाई कि आखिर उस रात उनके साथ हुआ क्या। और रशियन गवर्नमेंट ने इस घटना का रीजन अननोन फोर्स बताकर इस केस को क्लोज कर दिया।